हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास 2.0। सो ये 67th बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ओपन मॉक टेस्ट हैं जो परफेक्शन आईएएस के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और ये हैं इनकी डेट्स। ये पटना में 3 सेंटर्स और एक मुजफ्फरपुर सेंटर में ऑफलाइन आप दे सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ऑनलाइन इस टेस्ट को देने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं और बाद में इस टेस्ट को प्ले स्टोर से परफेक्शन आईएएस की ऐप डाउनलोड करके उस ऐप में ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नियोलिथिक साइट यानी नवपाषाण स्थल है। सो करेक्ट आंसर इज मेहरगढ़। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। नियोलिथिक एज में पहले, एक्चुअली नियोलिथिक से पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो एक फूड गैदरर था, यानी फूड इकट्ठा कर करके अपना पेट भरता था। लेकिन इसके बाद यानी नियोलिथिक एज में वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, उसे फूड प्रोड्यूस करना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिप्रेजेंट्स द सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा इनमें से कौन सी साइट है? IBC, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर है दायमाबाद। एक्चुअली इसकी बाउंड्रीज की बात करें, सो मान लो ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट एंड ये है साउथ। सो वेस्ट मोस्ट बाउंड्री है ये सुतकागेंदोर है, जो कि पाकिस्तान में मरकान कोस्ट पर है। तो ये तो होगी वेस्ट मोस्ट बाउंड्री, यानी पश्चिम में सबसे आखिर जो लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स पाई गई हैं उसमें सबसे पश्चिम पोजीशन पर है सुतकागेंदोर। ईस्टर्न साइड में यानी सबसे पूर्व में है वो है आलमगीरपुर और ये है उत्तर प्रदेश में, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है ये साइट। सबसे सदर्न मोस्ट की बात करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है दायमाबाद, ये है महाराष्ट्र में। एंड जो नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री है वो है मांडा अखनूर, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। सो आपसे क्वेश्चन में कोई सी भी बाउंड्री पूछ सकता है कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट लोकेशन या ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी। इसके अलावा जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं वो हैं, एक है आपका हड़प्पा, जिसके नाम पे ये हड़प्पन साइट्स बोला गया है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला गया है हड़प्पा। देन मोहनजोदारो एंड बनावली एंड राखीगढ़ी। सो ये 4 इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास फॉर द फर्स्ट टाइम अंग महाजनपद गोट मेंशन्ड, यानी इनमें से किस वेद में पहली बार अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है? सो करेक्ट आंसर इज अथर्ववेद, दैट इज सी। अथर्ववेद में अंग महाजनपद का सबसे पहली बार उल्लेख है और अंग महाजनपद की जो कैपिटल है वो चंपा रिवर पर स्थित थी। चंपा रिवर, इसकी कैपिटल चंपा रिवर पर स्थित थी और उसे चंपा और मालिनी के नाम से भी जानते हैं। चंपा और मालिनी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इनके जो नेबर थे यानी अंग महाजनपद के नेबर थे वो थे मगध, जो इनके राइवल भी थे यानी दुश्मन भी थे और इनके नेबर भी थे। और 6th सेंचुरी BCE में अंग को कैप्चर कर लिया गया था बाय मगध। सो अंग वाज कैप्चर्ड बाय मगध इन 6th सेंचुरी BCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल held under the patronage of Ashoka was presided by। सो बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, कौन उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा था और किसकी पैट्रोनेज में हुआ, ये सब क्वेश्चन आपको घुमा फिराकर मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। सो इसमें क्वेश्चन में जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है यानी तीसरी बौद्ध परिषद है वो किसकी अध्यक्षता में अशोक के द्वारा करवाई गई थी। सो ये 250 BC में करवाई गई थी। ये पाटलिपुत्र में करवाई गई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्र तिस्सा। सो अगर बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये 483 BC में थी
आफ्टर बुद्धाज डिमाइस, यानी बुद्धा की डेथ के बाद। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? ये करवाई गई थी सतापानी केव्स में। और किसकी लीडरशिप में हुई थी, मतलब उस टाइम पे किंग? तो ये है किंग अजातशत्रु, जो कि हरियंक डायनेस्टी से रिलेटेड थे, हरियंक वंश से रिलेटेड थे। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, सेकंड दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर किंग काल अशोक, ये थी किंग अजातशत्रु के अंडर में। सेकंड थी किंग काल अशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश के थे। और इसको प्रिसाइड किया था सबा कामी, और इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था 383 BC में इन वैशाली। जबकि पहली वाली को प्रिसाइड किया था, यानी उनकी अध्यक्षता में हुई थी, ये है महाकश्यप। ओके, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। अब चलते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये अंडर एम्परर अशोक इन 250 BC इन पाटलिपुत्र एंड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्ता तिस्सा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, फोर्थ काउंसिल कब हुई थी? फोर्थ काउंसिल हुई थी 1st सेंचुरी AD में, यानी कि 72nd AD। ओके, ये कश्मीर में हुई थी। एंड इसको किसकी पैट्रोनेज में करवाया गया था? किंग कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड थे। और इसको प्रिसाइड किसने किया था, यानी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वाशुमित्र एंड अशोक घोषा। तो ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हैं। किस टाइम में हुई, कहाँ हुई, यानी नेम ऑफ प्लेस, उस टाइम पर किंग कौन थे इंपॉर्टेंट, और किस डायनेस्टी से रिलेटेड वो किंग थे, उस काउंसिल को प्रिसाइड किसने किया। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछे भी गए हैं पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्वेतांबर एंड दिगंबर आर रिलेटेड टू। श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित हैं? सो क्वेश्चन सिंपल है, दीज आर रिलेटेड टू जैनिज्म, जैन धर्म से रिलेटेड है। एक्चुअली 300 BC में मगध में फैमिन आई थी, यानी अकाल पड़ा था। तो दो लीडर्स जो इम्पोर्टेंट है, एक तो भद्रबाहु हैं और दूसरे हैं स्थूलभद्र। सो भद्रबाहु है वो अपने कुछ फॉलोअर्स को लेकर कर्नाटका चले गए थे, जबकि स्थूलभद्र है वो मगध में ही रुके थे। जब ये वापस आए, यानी जो लोग कर्नाटक गए थे भद्रबाहु के साथ, जब वो लोग वापस आए तो मगध वालों के साथ, यानी उनके ओपिनियन के साथ मेल नहीं खाया, और इसीलिए जैनिज्म के दो टुकड़े हो गए, दो सेक्ट में बट गया जैनिज्म। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। जो स्थूलभद्र हैं उनके फॉलोअर्स को श्वेतांबर बोलते हैं, श्वेत यानी सफ़ेद, तो ये लोग वाइट कपड़ा पहनते हैं, वाइट क्लॉथ पहनते हैं। और जो भद्रबाहु हैं उनके डिसाइपल्स को, उनके फॉलोअर्स को दिगंबर बोला जाता है, जो कि नेक्ड होते हैं, यानी बिना कपड़ों के होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, यानी ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन इज ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने करवाया था? सो निर्माण करवाया था गोपाल ने, जो कि पाला डायनेस्टी से रिलेटेड थे। ये पाला डायनेस्टी के एक्चुअली फाउंडर थे और एक किंग थे, और इन्होंने ही ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी को बनवाया था। अगर उस टाइम के कंटेम्प्रेरी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यानी कि उस टाइम पर और कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस थी, तो ओदंतपुरी के अलावा नालंदा, विक्रमशिला, जगदल एंड ताम्रलिप्ति, ये उस टाइम की कंटेम्प्रेरी इंस्टीट्यूशंस थी। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब मुस्लिम इन्वेडर्स ने अटैक किया तो उन्होंने इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक डिस्क्राइब्स द कलिंग वॉर, यानी कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग वॉर है उसको बताया गया है, यानी उसके बारे में बताया गया है। सो करेक्ट आंसर है 13th। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किस इंस्क्रिप्शन में किस बात का मेंशन है, ये चीज़ ज़रूर आप रिवाइज कर लें पेपर से पहले, क्योंकि कई बार इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 13th जो इंस्क्रिप्शन है दैट डिस्क्राइब कलिंग वॉर। फर्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है उसमें एनिमल सेक्रीफाइस यानी जो पशुओं की बलि दी जाती है उसको कंडम किया गया है, यानी उसकी निंदा की गई है। फर्स्ट है उसमें एनिमल सेक्रीफाइस को क्रिटिसाइज किया गया है। सेकंड में क्या है? सेकंड में ये बताया गया है कि मेडिकल सिस्टम होना चाहिए फॉर बोथ एनिमल्स एंड फॉर ह्यूमंस। थर्ड इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बताया गया है कि जो स्टेट के अधिकारी हैं उन्हें ये निर्देश दिया गया है, यानी उन्हें ये आदेश दिया गया है कि हर 5 साल के बाद वो दौरे पर जाएं,
यानी दे शुड गो ऑन टूर आफ्टर एवरी 5 years। फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ में बताया गया है कि पहले जो बहरी घोषा था उसकी जगह पर अब धम्म घोषा अनाउंस कर दिया है, यानी कि अब फोकस है वो पीस पर है, पीस एंड स्टेबिलिटी पर। सो फोर्थ में धम्म घोषा। फिफ्थ की बात करें तो इसमें धर्म महामात्रा के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। सिक्स्थ की बात करें, सिक्स्थ इंस्क्रिप्शन की, तो इसमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया गया है। सेवन्थ और एट्थ में अशोक के पिलग्रिमेज के बारे में बताया गया है। सेवन्थ और एट्थ में अशोक के पिलग्रिमेजेस के बारे में बताया गया है। पिलग्रिमेजेस ऑफ अशोक आर मेंशन्ड। नाइन्थ में गिफ्ट्स और मैनर्स के बारे में बताया गया है, गिफ्ट्स एंड मैनर्स। टेंथ में ये बताया गया है कि राजा और जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें हमेशा जनता या प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। सो थिंक अबाउट पीपल, ये निर्देश दिया गया है। 11th में क्या है, 11th में धम्म वो एक्सप्लेन किया गया है, धम्म इज एक्सप्लेन्ड। 12th की बात करें तो 12th में ये बताया गया है कि कैसे महिला महामात्रास को अपॉइंट किया जा सकता है, वुमेन महामात्रा। एंड 13th की अगर बात करें तो 13th में वॉर के बारे में बताया गया है, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन है। एंड 14th की अगर बात करें तो 14th इज अबाउट कैसे अशोक ने जनता को भी ये बताया कि एक रिलीजियस लाइफ फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए अशोक ने जनता को इंस्पायर किया। सो अशोक इंस्पायर्ड पब्लिक टू फॉलो ए रिलीजियस लाइफ। ये था क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बिहार लोकेटेड ड्यूरिंग तुगलक सल्तनत पीरियड, यानी तुगलक सल्तनत पीरियड था उस टाइम पर बिहार की कैपिटल कहाँ स्थित थी। करेक्ट आंसर इज बिहार शरीफ। सो उस टाइम पर कैपिटल थी बिहार शरीफ, और उस टाइम पर बिहार के गवर्नर थे मालिक इब्राहिम। और तुगलक रूल के दौरान दरभंगा को जो नाम दिया गया था वो था तुगलकपुर, ये था दरभंगा का नाम। 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन है कलिंग किंग खारवेल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, यानी कि जो कलिंग किंग खारवेल थे वो किस वंश से रिलेटेड थे। सो उदयगिरी हिल्स है, उनमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और ये इंस्क्रिप्शन है हाथी गुफा, और इसे एनग्रेव करवाया गया था कलिंग किंग खारवेल ने, और इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज प्राकृत। और अगर हम कलिंग किंग खारवेल की बात करें तो वो छेदी क्षत्रिय डायनेस्टी से थे। सो करेक्ट आंसर इज ए। और अगर क्वेश्चन में एल डायनेस्टी का ऑप्शन होगा तो वो भी इसी से कनेक्टेड है, वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलिंग नोबेल क्लास ग्रुप नोन एज तुर्कान चहलगानी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच दिल्ली सुल्तान, यानी कि तुर्कान चहलगानी जो एक टाइप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई थी, जैसे अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसी टाइप में एक ग्रुप बनाया गया था, ये किस दिल्ली के सुल्तान ने बनाया था, क्वेश्चन ये है। एंड आंसर इज इल्तुतमिश ने ये बनवाया था। 40 लोगों की एक काउंसिल थी ये, और इसे चालीसा भी बोला गया है, इसीलिए 40 लोगों की काउंसिल थी इसीलिए। और बाद में जब इसका जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि ये लोग काफ़ी प्रभाव करने लगे, तब बलबन ने इसे अबॉलिश कर दिया था। दैट मीन्स इट वाज अबॉलिश्ड बाय बलबन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट बिकेम वेरी पावरफुल, क्योंकि ये पावरफुल बन गई थी। और इसे अबॉलिश कब किया गया था, 1266 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिवल पीरियड में किस रूलर ने प्राइस कंट्रोल सिस्टम लागू किया था। सो करेक्ट आंसर है अगेन AK अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस कंट्रोल सिस्टम लागू किया था। और मेडाइवल हिस्ट्री में, यानी मध्यकालीन भारत में, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा उन्होंने दाग और हुलिया की प्रैक्टिस भी शुरू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो लैंड रेवेन्यू होता था उसकी रेट भी इंक्रीज कर दी थी, और अब ये हो गई थी हाफ, यानी कि जितना आपका प्रोडक्शन हुआ है उसका हाफ आपको लैंड रेवेन्यू के तौर पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल रूलर के पीरियड को हिंदी पोइट्री की गोल्डन एज कहा गया है, यानी कि उनके टाइम पे हिंदी पोइट्री का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, किस रूलर के टाइम पे। सो करेक्ट आंसर इज अकबर के टाइम पे हिंदी पोइट्री का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए उसको गोल्डन एज ऑफ हिंदी पोइट्री बोला गया है। उस टाइम पर काफ़ी प्रोमिनेंट पोइट्स हैं, उनको फेम मिला था, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रहीम, ये सब। करेक्ट आंसर इज अकबर। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, यानी कि इनमें से कौन से वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई थी। सो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर, ये हुआ था 1767 टू 69, और ये था बिटवीन हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेज़ों के बीच और हैदर अली के बीच ये हुआ था। और इसके ख़त्म होने के बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई थी, जो कि 1769 में साइन की गई थी। अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 4 अप्रैल 1769 में ये साइन की गई थी। और इसमें हैदर अली को ये ब्रिटिशर्स ने यानी अंग्रेज़ों ने ये प्रॉमिस किया कि अगर कोई उसे अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स हैदर अली की मदद में उसकी सपोर्ट करेंगे, यानी ब्रिटिशर्स हैदर अली को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was instrumental in establishing peace between Company and Mughals during 1690s in the aftermath of conflict in West Bengal region? कहने का मतलब है जब मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जब कन्फ्लिक्ट हुई, जब लड़ाई हुई, उसके बाद किसने दोनों के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। एक्चुअली हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने मुगल के कई पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद औरंगज़ेब ने इंटरवीन किया और उन्होंने अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज़ हैं उनको कब्जा लिया, यानी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और इसके बाद कंपनी पर जुर्माना भी लगाया, जो कि उस टाइम पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। फिर जोब चारनोक जो कि करेक्ट आंसर है, उन्होंने दोनों के बीच वापस से शांति स्थापित करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हुआ क्या था, सबसे पहले कंपनी ने मुगल पोर्ट्स पर ब्लॉकेड कर दिया था, यानी उनको रोक दिया था, अवरुद्ध कर दिया था। उसके बाद औरंगज़ेब ने ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री पर कंट्रोल कर लिया और उन पर फाइन लगा दिया 1.5 लाख रुपए का। फिर वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए, यानी मुगल्स और ब्रिटिशर्स के बीच रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जोब चारनोक ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और कंपनी ने मुगल एम्परर से माफ़ी मांगी और वापस से दोनों के बीच नॉर्मल ट्रेड होने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कलेक्टेड द टैक्स नेम्ड चौथ एंड सरदेशमुखी, यानी कि चौथ और सरदेशमुखी हैं, वो इनमें से किसने कलेक्ट किया। तो करेक्ट आंसर है मराठा। तो ये उन एरियाज से लिया जाता था जहाँ पर या तो मुगल शासक हैं या डेक्कनी शासक हैं। चौथ है एज अ नेम सजेस्ट 1/4 हिस्सा, लैंड रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा, और ये मराठा इसलिए लेते थे, मतलब ये कह के लेते थे कि हम फिर उस एरिया को अटैक नहीं करेंगे अगर ये टैक्स दिया जाएगा तो, यानी ये पैसा अगर दिया जाएगा तो। सरदेशमुखी की बात करें तो ये 10% एडिशनल सरचार्ज था। ये उन एरियाज से लिया जाता था जो मुगल्स के अंडर में है, बट मराठा इनको क्लेम करते थे। मराठाज से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम उसको बोलते हैं सरंजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के अंडर में कौन आया था। सो सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो इसे लॉर्ड वेल्सली ने शुरू किया था, जो कि गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805 तक। और सब्सिडरी अलायंस के अंडर करते क्या थे वो लोग कि जैसे भी कोई लोकल एरिया था, लोकल रूलर था, तो उसे बोलेंगे कि आपके एरिया में एक तो ब्रिटिश फोर्स हमेशा रहेगी, दूसरी बात आपके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, और कोई भी यूरोपियन को अगर आप जॉब दोगे, काम दोगे, तो बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के मंजूरी के आप उसे काम नहीं दे पाओगे, ना ही आपकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी। सो जो पहला स्टेट इसके अंडर में आया था वो था हैदराबाद। हैदराबाद इसके अंडर में आया था 1798। उसके बाद मैसूर आया, ये 1799 में आया, और अवध आया 1801 में। सबसे लास्ट में इसके अंडर आया होलकर्स, जो कि 1818 में इसके अंडर में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरात उल अखबार नाम का न्यूज़पेपर पर्सियन में यानी फारसी में किसने शुरू किया था। सो ये शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ये शुरू किया था। एक्चुअली उन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए थे, एक तो ये मिरात उल अखबार जो कि पर्सियन में था, फारसी में था, और दूसरा था संवाद कामुडी, ये बंगाली में था। इसके अलावा उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा सेटअप की थी, और 1828 में ब्रह्म सभा सेटअप की थी, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज अरेस्टेड फॉर अटैकिंग द चिटगांव आर्मरी। आर्मरी यानी जहाँ पर वेपन रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं, उसको
अटैक करने के लिए किस रिवोल्यूशनरी को अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने? चिटगांव में जो वेपन रखने वाली जगह है जिसको आर्मरी बोलते हैं, वहाँ पर अटैक किया गया था। तो क्वेश्चन है कि किस रिवोल्यूशनरी को इस मामले में अरेस्ट किया गया था? और करेक्ट आंसर है सूर्य सेन। उनको 18 अप्रैल 1930 में अरेस्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अदर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें एक ऑप्शन है अनंत कान्हारे, जो कि इम्प्रिजन किए गए, यानी उनको जेल में डाला गया नासिक जैक्सन मर्डर केस के मामले में। करतार सिंह की बात करें, करतार सिंह जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, वो गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे और वो लीडर थे लाहौर मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898? यानी कि 1898 में बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज सेटअप किया गया था, इनमें से कौन उससे एसोसिएटेड है? सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एनी बेसेंट इससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी महात्मा ज्योतिराव फूले, जिनको ज्योतिबा फूले के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और ये महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मिनिमम लीगल एज फॉर गर्ल्स टू मैरी अंडर शारदा एक्ट ऑफ 1930? यानी शारदा एक्ट था 1930 का, उस हिसाब से लड़कियों की शादी की मिनिमम एज या कानूनी उम्र क्या थी? सो ये 1929 का एक लॉ था और इस हिसाब से गर्ल्स के लिए थी 14 और बॉयज़ के लिए थी 18। एक्चुअली 1929 में एक कानून आया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, और इसने एज फिक्स की थी गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज़ के लिए 18। इसी को पॉपुलरली बोला गया है शारदा एक्ट, क्योंकि इसमें यानी इस लेजिस्लेशन में हरबिलास शारदा का एक सिग्निफिकेंट रोल है। नाम क्या है? हरबिलास शारदा। और ये जो एक्ट है ये पास किया गया था जब लॉर्ड एरविन वाइसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामोसी रिवोल्ट ऑफ 1822 वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी कि जो रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 का, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? सो ये हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह। एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने नए नए तरीके शुरू किए थे, लाइक न्यू पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी वजह से लोग नाखुश थे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी उनके लैंड रेवेन्यू असेसमेंट से। ब्रिटिशर्स उस पर टैक्सेशन मांग रहे थे। उसके अलावा और भी कई इश्यूज़ थे जिसकी वजह से 1822 में ये रामोसी रिवोल्ट हुआ अंडर चित्तूर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेवरी वाज अबोलिश्ड इन इंडिया अंडर गवर्नरशिप ऑफ, यानी किस गवर्नर के टाइम पे स्लेवरी दास प्रथा को ख़त्म किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड एलनबोरो। सो लॉर्ड एलनबोरो के टाइम पे स्लेवरी को अबोलिश किया गया था और इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843 पास किया गया था। इसके अलावा अगर लॉर्ड एलनबोरो की बात करें तो उनको सिंध कॉन्क्वेस्ट के लिए, सिंध पे जीत पाने के लिए भी उनको जाना जाता है। दैट मीन्स ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअली पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसकी है? 1857 के रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में एक स्टेटमेंट है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो सिविलाइजेशन और बारबरिज्म के बीच के कन्फ्लिक्ट थी। यानी कि सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता और बारबरिज्म मीन्स बर्बरता। तो ये किसने कहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो ये स्टेटमेंट है बाय टी.आर. होम्स। सो टी.आर. होम्स का एक स्टेटमेंट है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो सभ्यता, एक्चुअली ब्रिटिशर्स अपने आप को सभ्यता बताना चाहते थे और जो इंडियंस हैं उनको वो गलत बताना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रांड दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड एट दिल्ली बाय द गवर्नर जनरल लिटन इन द ईयर। सो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले ग्रांड दरबार, दूसरा दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय लॉर्ड लिटन। ये किस साल में आयोजित करवाया गया था? क्वेश्चन है ये। तो ये 1877 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लिटन के द्वारा। एक्चुअली अगर इंपीरियल दरबार या ग्रांड दरबार की बात करें तो 3 बार ऑर्गेनाइज करवाया गया था, 1877, 1903 एंड 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर एसोसिएटेड विद खोंड अपराइजिंग, यानी खोंड विद्रोह है, इनमें से कौन सा लीडर उससे एसोसिएटेड था? सो खोंड विद्रोह है वो ओडिशा में हुआ था
और ये 1837 में हुआ एंड देन 1856 में हुआ। चारक बिसोई है वो इसके एक लीडर थे। एक्चुअली सरकार ने मारिया सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया था। मारिया सिस्टम में यानी ये खोंड कम्युनिटी का एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें इंसानों की बलि दी जाती थी, तो ब्रिटिशर्स ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने नए नए टैक्सेस भी लगा दिए थे जिसकी वजह से इन्होंने विद्रोह किया। सो चारक बिसोई एक लीडर थे। बाद में उन्हें राधाकृष्ण दंडसेन यानी सेकंड ऑप्शन ने भी उन्हें ज्वाइन किया। सो इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है ई। ई क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या कह रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा सही है, या तो कोई भी सही नहीं है या एक से ज़्यादा सही है, तो इसमें एक से ज़्यादा सही है, फर्स्ट और सेकंड, चारक बिसोई एंड राधाकृष्ण दंडसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनसे बचने के लिए कौन सा अखबार रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया? सो एक्चुअली लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक एक्ट पास किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर्स पे एप्लीकेबल था, इंग्लिश न्यूज़पेपर पर एप्लीकेबल नहीं था। और इसने सरकार को ये परमिशन दे दी कि सरकार राजद्रोह को भड़काने वाले मटेरियल छापने वाले लोगों के न्यूज़पेपर को जब्त कर सकती है, यानी कॉन्फिस्केट कर सकती है। अमृत बाजार पत्रिका भी एक वर्नाकुलर प्रेस का एक न्यूज़पेपर था। पहले ये बंगाली में पब्लिश किया जाता था, लेकिन क्योंकि ये एक्ट सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर्स पे एप्लीकेबल था, इंग्लिश वालों पर एप्लीकेबल नहीं था, तो रातों रात अमृत बाजार पत्रिका एक इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया ताकि ये जो एक्ट है इससे बचा जा सके। अमृत बाजार पत्रिका की जब बात आती है तो दो पर्सनैलिटीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट है, मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार। और इस एक्ट की अगर हम बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें, तो ये है द गैगिंग एक्ट। ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। बाद में इसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील कर दिया, यानी हटा दिया, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया? सो ये स्लोगन दिया गया था मेहर यूसुफ अली। ये स्लोगन उन्होंने दिया। एक्चुअली उन्होंने एक और स्लोगन दिया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिशर्स? सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है। और बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से बुलाते थे ब्रिटिशर्स। उनको लोकमान्य का टाइटल भी मिला हुआ था। लोकमान्य का मतलब है जिसकी सब मानते हों, सब लोग जिसकी मानते हों। इसके अलावा उनका एक स्टेटमेंट भी है जो काफ़ी फेमस है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसके अलावा उनके दो न्यूज़पेपर्स भी थे, केसरी एंड मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी इन इंडिया? यानी कि इंडिया में गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी? करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद टेक्सटाइल मील वर्कर्स स्ट्राइक। एक्चुअली ये मील वर्कर्स और मील ओनर्स के बीच का एक डिस्प्यूट था। जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनका वेज है वो 50% इंक्रीज़ किया जाए, 50%, जबकि जो ओनर्स थे वो बोल रहे थे कि सिर्फ 20% में मान जाओ। तो गांधी जी बीच में आए और उन्होंने मीडिएटर के तौर पर 35% का नेगोशिएशन करवा दिया। सो ये था गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक। अगर आपसे पूछे पहला सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, तो ये था चंपारण। अगर आपसे पूछे फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन एनसी, ये था खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण था 1917 का, खेड़ा था 1918 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड टू द एग्रेरियन मूवमेंट? यानी किसान आंदोलन से इनमें से कौन जुड़ा हुआ था? सो स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से जुड़े थे। एक्चुअली स्वामी सहजानंद थे ना, वो ऑल इंडिया किसान सभा से एसोसिएटेड थे। किसान सभा, ये ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी और स्वामी सहजानंद इसके प्रेसिडेंट बने थे और इसके सेक्रेटरी बने थे NG रंगा। किसान सभा के आयोजन में स्वामी सहजानंद ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट इज गया सेशन, यानी कांग्रेस का जो गया सेशन था जो कि 1922 में हुआ था, वो किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सो ये हुआ था CR दास यानी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। ये दिसंबर 1922 में हुआ था
और जो सेशन है वो गया में हुआ था। एक्चुअली इस सेशन में एक मेजर इशू आया। कुछ लोग इस फेवर में थे कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करना चाहिए, कुछ लोग इस फेवर में थे कि उन्हें एंटर नहीं करना चाहिए और ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट ही करना चाहिए। ठीक है, तो जो एक सपोर्टर ग्रुप था तो उसमें थे CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान, और जो इसके अगेंस्ट थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, C राजा गोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जानते हैं, राजा जी, एंड लास्ट वन वाज MA अंसारी। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई पार्टी बना ली फिर, ताकि काउंसिल में एंट्री की जा सके, और इनकी पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, स्वराज दल। ठीक है, इस स्वराज दल के पहले चेयरपर्सन थे वो थे नारायण प्रसाद, और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे अब्दुल बारी। नेक्स्ट है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किस साल में फॉर्म हुई, यानी उसका गठन किस साल में हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू की थी। स्वामी सहजानंद ने इस सेक्टर में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद दस्ता इनमें से किससे एसोसिएटेड है। आज़ाद दस्ता, सो एक्चुअली ये जयप्रकाश नारायण का एक इनिशिएटिव है, उनके अलावा भी इसमें और लोग शामिल थे, तो उन्होंने एक आज़ाद दस्ता शुरू किया था। आज़ाद दस्ता शुरू किया गया था, इसमें एक है कार्तिक प्रसाद एंड सेकेंड इज ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर द मदरलैंड। सो एक्चुअली ये न्यूज़पेपर है, इसके केस में ये शुरू किया गया था मजरूल हक ने। सो इन्होंने न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया, इसका नाम था द मदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद 1857 रिवोल्ट इन बिहार। सो बिहार में जो 1857 रिवोल्ट थी उसमें बिहार की तरफ से किसने लीड किया था, क्वेश्चन इज। तो 1857 की जो रिवोल्ट थी वो 12 जून 1857 से स्टार्ट हुई थी बिहार के एरिया में, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी अगर आपसे पूछे तो देवघर में एक एरिया है, देवघर डिस्ट्रिक्ट का नाम है और विलेज का नाम है रोहिणी। सो 12 जून को ये शुरू हुई थी, और बिहार की तरफ से जो प्रोमिनेंट लीडर थे इसमें वो थे कुंवर सिंह, बिहार की तरफ से जो भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सो क्वेश्चन क्या है कि 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर है रोहतास, यहाँ पे है 62.97%। अगर लिटरेसी की बात करें तो हाईएस्ट किस में है बिहार के, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। लोएस्ट कहाँ है, पूर्णिया में। मेल की बात करें, मेल लिटरेसी की, देन हाईएस्ट है रोहतास, लोएस्ट है पूर्णिया। फीमेल लिटरेसी की बात करें देन अगेन हाईएस्ट है रोहतास में एंड लोएस्ट है सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। सो बिहार का जो लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरियल है। बाईकैमरियल का मतलब है 2 हाउसेस हैं, जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ऐसे ही बिहार में भी 2 हाउसेस हैं, 2, इसलिए बाईकैमरियल मीन्स हाउसेस और चैम्बर्स। सो 2 हाउसेस हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है जो बिहार की, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 38 सीट्स रिजर्व्ड हैं। टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 243। अगर बिहार की तरफ से लोकसभा सीट्स की बात करें तो वो है टोटल 40, यानी बिहार की तरफ से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, और उस 40 में से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं 6 रिजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू बी चोजन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कंडीशंस दी हुई हैं उसमें राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा कि आपकी जो एज है दैट शुड नॉट बी लेस देन 30 से कम नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, जो स्टेट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो स्ट्रक्चर है वो आरटीआई एक्ट के तहत है, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 है, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता है और स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता है। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसे अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर, और ये अपॉइंटमेंट होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। 3 मेंबर कमेटी है ये। इस कमेटी में एक होते हैं चीफ मिनिस्टर जो कि इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं, देन एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, यानी उस स्टेट की कैबिनेट है उसमें एक मिनिस्टर, और इसे नॉमिनेट कौन करता है? ये नॉमिनेटेड होते हैं बाय चीफ मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है? एक्चुअली ट्रिब्यूनल्स हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, इन्हें 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया है। तो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B, ये 2 आर्टिकल हैं। 323A है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, सो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए। और जो सेकेंड आर्टिकल है दैट इज 323B, दिस इज रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन विच डेट? ये क्वेश्चन है कि किस दिन ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। सो ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। एक चीज़ ये है, इस एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था पहले वो अब 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। डेट है 31 अक्टूबर 2019 जब ये एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट सच एज एल्कोहल? यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल सरकार को ये निर्देश देता है कि जो एल्कोहल जैसी चीज़ें हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए? ये डीपीएसपी में एक आर्टिकल है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्शंस देता है टू गवर्नमेंट। सो आर्टिकल है ये 47 आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि उन सब ड्रिंक्स और ड्रग्स का इस्तेमाल बंद करने के लिए स्टेट को स्टेप लेने चाहिए जो हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं। सो 47 हो गया ये प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट सच एज एल्कोहल। 40 आर्टिकल 40 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टेप शुड बी टेकन टू ऑर्गेनाइज पंचायत। अब इसी के कंटेक्स्ट में जो आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। 73rd इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड 74th is related to urban local bodies ULB. Article 50 is related to separation of judiciary from executive. Article 33 is related to right of parliament to modify the fundamental right of police and armed forces, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के पास नहीं हो, इसके लिए पार्लियामेंट प्रावधान बना सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे अब सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता है, अब आर्टिकल 19 अगर उन लोगों के पास कंप्लीट फ्रीडम होगी तो वो इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं और जब उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी तो वो बोल सकते हैं कि हमने तो सिर्फ आर्टिकल 19 को फॉलो किया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 33 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट है वो आपका सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और बाकी पुलिस फोर्स हैं, उनके केस में फंडामेंटल राइट्स लगेंगे या नहीं लगेंगे कुछ इसके बारे में प्रावधान बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर लोकल गवर्नमेंट का फीचर नहीं है? लोकल गवर्नमेंट का मतलब है थर्ड टीयर। सी टॉप टीयर पर, टॉप लेवल पर है यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन सा फीचर लोकल गवर्नमेंट का नहीं है? एक्चुअली ये वाला फीचर है वो नहीं है, बाकी सब लीगल स्टेटस है थ्रू, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है दैट इज थ्रू 73rd एंड 74th। एंड जो
थर्ड टीयर है, दैट इज ऑब्वियसली फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी. नाउ दे ऑल्सो हैव, that means third tier institutions have the power to obtain finance by levying tax. So this thing, central control, is not correct in this context, क्योंकि local government है ये state subject है and central government का इसमें रोल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंटरिम कैबिनेट बनाई गई थी उसमें कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे थे. सो इंटरिम कैबिनेट बनाई गई जिस वाइस चेयरपर्सन बने पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो पंडित नेहरू वाइस चेयरपर्सन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो होम मिनिस्टर बने, बलदेव सिंह बने डिफेंस मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. रेलवे की बात करें तो आसफ अली वाज रेलवे मिनिस्टर एंड बाबू जगजीवन राम ने संभाला लेबर मिनिस्ट्री. इसके अलावा फाइनेंस के लिए हैं लियाकत अली खान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें. देखो पहला है कि इलेक्टोरल रोल तैयार करना, तो ये सही है. इलेक्टोरल रोल का मतलब है आपका फ़ोटो आईडी, वोटर आईडी, ये सब चीज़ें एक फॉर्मेट में तैयार करना. सेकेंड है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ये भी सही है. थर्ड है कंडक्शन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी सही है. एंड ये डी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें ये बोल रहा है मेकिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर पंचायती इलेक्शंस. एक्चुअली सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसका पंचायती इंस्टीट्यूशंस में कोई रोल नहीं है, ये सब काम स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे. सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992 के. सो इसके पहले जो चेयरपर्सन थे वो थे जस्टिस मोहम्मद सरदार अली खान. सो माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ टोटल 6 कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी फॉर्म की फीचर पूछी है तो सबसे पहला फॉर्म होगा स्ट्रॉन्ग सेंटर. सेकेंड ऑप्शन है यूनिटरी फीचर में ही क्या क्या फीचर है, एक लोकसभा इज मोर पावरफुल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन इट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी. एक्चुअली इसमें 33 है, 33, और मिजोरम और गोवा में है 40 और न्यू दिल्ली में है 70 आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑन हिम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री. सो ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. एक्चुअली हमने प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यूएसए से इंस्पायर ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECLGS. So ECLGS stands for Emergency Credit Line Guarantee Scheme. एक्चुअली ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ ही अनाउंस की गई थी, यानी उसी का एक पार्ट है. और ये किस सेक्टर के लिए है, MSME सेक्टर के लिए है. MSME का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया. सो करेक्ट आंसर इज V अनंत नागेश्वरन. एक्चुअली इनसे पहले थे KV सुब्रमण्यम जिनका टेन्योर था वो दिसंबर 2021 में ही ख़त्म हो चुका था. चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की बात करें तो वो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक मैटर्स पर एडवाइस करते हैं और उनका मेन काम है इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती थी. सो ये जीती मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी. और जो फाइनल मैच था वो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है. ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है और क्योंकि मध्य प्रदेश ने पहली बार जीती है तो ये सिग्निफिकेंट है. नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए सरकार ने कितने रुपए की बजटरी एलोकेशन की है बिहार के बजट में. सो ये एलोकेशन है 5000 करोड़ की ये एलोकेशन है
सात निश्चय पार्ट 1 था वो 2015 में अनाउंस किया गया था। ये काइंड ऑफ 7 प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट इन सेक्टर में पहले काम करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो कहाँ से शुरू की गई थी, मतलब सबसे पहले किस स्टेट से शुरू की गई थी? तो 2016 में उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी, बलिया नाम के जगह से ये 2016 में शुरू की गई थी। और उस टाइम पर जो स्कीम का टारगेट था कि 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैं वो देना बाई 2020, 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देना। अभी कुछ ही दिन पहले इसका सेकेंड फेज़ अनाउंस किया गया था, यानी उज्ज्वला 2.0 अनाउंस की गई थी। और इसमें ये सुविधा कर दी है कि जैसे जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, मान लो कोई बिहार से महाराष्ट्र में माइग्रेट कर जाता है, अब महाराष्ट्र में उसको सुविधा मिलने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका एड्रेस प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास आधार कार्ड भी है तो वो बिहार का है, यानी उसमें एड्रेस बिहार का है, तो महाराष्ट्र में उसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है और इसीलिए उसको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए अब सरकार ने क्या कहा है कि आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दो, यानी खुद का एक डिक्लेरेशन दे दो कि हाँ मैं अब यहाँ रहता हूँ, एंड सब्सिक्वेंटली उस पर काम किया जाएगा। उज्ज्वला 2.0 के तहत एडिशनल 10 मिलियन कनेक्शन दिए जाएंगे, एडिशनल एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की अनाउंसमेंट की है कि पाइप्ड गैस, यानी गैस वाया पाइप्स, वो 21 लाख घरों को दी जाएगी 50 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस एरिया इन बिहार बजट 2022-23 आर, यानी कि बिहार का जो बजट है उसमें कितने फोकस एरियाज़ हैं? टोटल 6 फोकस एरियाज़ हैं। कौन कौन से? हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, एग्री सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 2022 में किस स्टेट ने टॉप किया है? सो करेक्ट आंसर है ओडिशा, ओडिशा ने इसमें टॉप किया है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश, थर्ड पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ पोजीशन पर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना है जो कि बिहार की एक योजना है, उसके तहत कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा? सो इसके तहत 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। ये हैं गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर एंड सीतामढ़ी। सो इन 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है और यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड क्लस्टर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्टेट एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, यानी बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है? पर कैपिटा का मतलब है टोटल कंजम्पशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो हर किसी के हिस्से में आया है 350 किलोवाट आवर्स। 2014-15 में ये डेटा था 203 किलोवाट आवर्स। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? ये अप्रोक्सीमेटली है 72.4% का इंक्रीमेंट। थैंक यू।